न्याय फिलॉसफी। न्याय स्कूल के फाउंडर है सेज गौतम। न्याय का मतलब होता है करेक्ट थिंकिंग विद प्रॉपर आर्ग्यूमेंट्स एंड वैलिड रीजनिंग। न्याय फिलॉसफी को तर्कशास्त्र यानी कि साइंस ऑफ रीजनिंग भी कहा जाता है। इसे प्रमाण शास्त्र यानी कि द साइंस ऑफ लॉजिक एंड एपिस्टेमोलॉजी और हेतु विद्या यानी कि द साइंस ऑफ कॉजेस एंड वाद विद्या यानी कि द साइंस ऑफ डिबेट भी कहा जाता है। न्याय फिलॉसफी लॉजिकल रियलिज्म के थ्योरी पे बेस्ड है। इसका मतलब होता है कि वर्ल्ड जो है वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करता है हमारे परसेप्शन और नॉलेज से। क्योंकि वर्ल्ड इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस पे है तो यहाँ पे हमारा फेथ और इंट्यूशन काम नहीं करेगा और सिर्फ लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स और क्रिटिकल रिफ्लेक्शन ही हमारे एक्सपीरियंसेस बनाएगा। न्याय स्कूल बेसिकली नॉलेज को स्टडी करता है। इसका मानना है कि जो नॉलेज होता है वो इट इज़ लाइक अ रे ऑफ लाइट दैट रिफ्लेक्ट्स अपॉन एन ऑब्जेक्ट एंड शोकेज अस कि व्हाट दैट ऑब्जेक्ट इज एक्चुअली इज। नॉलेज हमें कैसे पता चलता है? नॉलेज जो बेसिकली बहुत सब्जेक्टिव है और ऑब्जेक्टिव भी होता है, बट मोस्टली सब्जेक्टिव नॉलेज ऑब्जेक्टिव नॉलेज से डिफर करता है। अगर बहुत सारे लोगों ने बहुत डिफरेंट ओपिनियन दिया सेम नॉलेज के बारे में तो उसको बोलेंगे सब्जेक्टिव नॉलेज। जैसे कि अगर कोई रोड में एक्सीडेंट होता है उसके बारे में आसपास लोगों से ओपिनियन लिया जाता है तो वहाँ पे सबके डिफरेंट व्यूज़ आएंगे तो उसको बोलते हैं सब्जेक्टिव नॉलेज। अगर वहाँ पे खड़े लोगों ने सेम एक्सपीरियंसेस बताया, सेम नॉलेज बताया तो उसको बोलेंगे ऑब्जेक्टिव नॉलेज। अगर सब लोग मानते हैं कि एप्पल फ्रूट है और उसको खाया जा सकता है तो ये एक नॉलेज जो है ये ऑब्जेक्टिव नॉलेज कहा जाता है। जैसे कि एक ट्यूबलाइट फिजिकल ऑब्जेक्ट को रिफ्लेक्ट करता है एक अंधेरे जगह पे, वैसे नॉलेज जो है वो ऑब्जेक्ट को रिवील करता है। न्याय फिलॉसफी का मानना है कि नॉलेज जो है वो वैलिड और इनवैलिड दोनों हो सकता है। वैलिड नॉलेज को वो प्रमा बोलते हैं और इनवैलिड नॉलेज को वो अप्रमा बोलते हैं। न्याय स्कूल मानते हैं कि वैलिड नॉलेज ही ट्रू होता है और राइट होता है। वो ऑब्जेक्ट को सही तरीके से मैनिफेस्ट करता है। वैलिड नॉलेज को प्रेजेंटेटिव नॉलेज भी कहते हैं। प्रेजेंटेटिव नॉलेज कब आता है? जब ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज डायरेक्टली नोअर को पता चले। जब आपके पास पेन है और वो मुझे दिख रही है तो उसको बोलेंगे प्रेजेंटेटिव नॉलेज। तो प्रेजेंटेटिव नॉलेज जो है उसकी 4 कॉजेस है जिसको बोलते हैं 4 वैलिड सोर्सेज ऑफ नॉलेज, जो ही है परसेप्शन, इन्फरेंस, कंपैरिजन एंड टेस्टिमनी। इनवैलिड नॉलेज को बोला जाता है कि अगर आपने किसी चीज़ को गलत परसीव कर लिया या गलत एप्रीहेंड कर लिया तो उसको बोलेंगे रॉन्ग नॉलेज और इनवैलिड नॉलेज। तो ये कैसे पॉसिबल है? अगर आपने मेमोरी में कुछ गलत चीज़ें होल्ड की है तो वहाँ से आपको डाउट हो सकता है, आप गलतियाँ कर सकते हो और आप तर्क या हाइपोथेटिकल रीजनिंग में उतर सकते हो जो कि टोटली गलत है। तो मेमोरी को यहाँ पे प्रेजेंटेटिव नॉलेज नहीं बताया गया है, इसको बोला गया है कि रिप्रेजेंटेटिव नॉलेज है। मेमोरी को सोर्स ऑफ वैलिड नॉलेज कहा जा सकता है अगर वो पास्ट एक्सपीरियंसेस को एज इट इज़ रिकॉग्नाइज कर ले या प्रेजेंटेटिव वे में रिकॉग्नाइज कर ले। बट जहाँ हमें डाउट है, अनसर्टेनिटी है, हम गलती कर सकते हैं, एरर कर सकते हैं, तो वहाँ पे हम बोलेंगे कि नॉलेज जो है वैलिड नहीं है। जैसे कि कभी कभी एक रस्सी में हमें लगता है कि रस्सी नहीं ये स्नेक है, सांप है, तो वो एक काइंड ऑफ इनवैलिड नॉलेज है। तर्क को भी इनवैलिड नॉलेज कहा गया है क्योंकि इसमें कोई नया नॉलेज नहीं मिलता है, वो सिर्फ कंफर्म करता है कि हमने क्या पहले सीखा है, क्या पहले पढ़ा है। तो इसका नेचर जो है वो रिप्रेजेंटेटिव है। न्याय फिलॉसफी ने बात की परसेप्शन की। परसेप्शन क्या होता है? ये एक ऐसा नॉलेज होता है जब हम कोई ऑब्जेक्ट को डायरेक्टली बिना किसी हेल्प के, बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के कॉग्नाइज करते हैं। मतलब ये ऑब्जेक्ट और सेंस ऑर्गन का डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है तो उसको बोलते हैं परसेप्शन। सो परसेप्शन कैसे पॉसिबल है? जब आपका सेल्फ माइंड से कांटेक्ट करता है, माइंड सेंस ऑर्गन से कांटेक्ट करता है, सेंस ऑर्गन ऑब्जेक्ट से कांटेक्ट करता है और ऑब्जेक्ट आपके अगेन माइंड से कनेक्ट करता है, देन माइंड अगेन सेल्फ से कनेक्ट करता है। तो ये एक काइंड ऑफ चेन है जिसके बेसिस में हम ऑब्जेक्ट
को परसीव करते हैं, उसका नॉलेज लेते हैं। तो परसेप्शन भी दो प्रकार के होता है, एक होता है ऑर्डिनरी परसेप्शन, एक होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परसेप्शन। ऑर्डिनरी परसेप्शन अगेन डिवाइडेड है एक्सटर्नल परसेप्शन में एंड इंटरनल परसेप्शन में। एक्सटर्नल परसेप्शन जो कि आपके 5 सेंस ऑर्गन से रिलेटेड है, जो कि आपको हेल्प करते हैं ऑडिटरी, विजुअल, टेक्सचुअल, गस्टेटरी एंड ऑल फैक्टरी फंक्शन में। इंटरनल परसेप्शन में क्या होता है, आपके माइंड और ऑब्जेक्ट का कनेक्शन होता है। तो ये सारी चीज़ों से नॉलेज प्रोड्यूस होता है। जैसे कि इंटरनल परसेप्शन कैसे होता है, आपको कोई फीलिंग्स आती है, डिज़ायर आता है, ये विश आता है, तो ये एक इंटरनल परसेप्शन होता है। न्याय फिलॉसफी ने परसेप्शन को फिर से डिवाइड किया है 3 चीज़ों में। एक है इनडिटर्मिनेट परसेप्शन, जहाँ पे आपको कुछ भी नहीं पता, निर्विकल्प है जो। फिर होता है डिटर्मिनेट परसेप्शन, जहाँ पे आप कुछ तो भी अनुमान लगा सकते हो, दैट इज कॉल्ड सविकल्प। एंड देन रिकॉग्निशन, दैट इज कॉल्ड प्रत्याविज्ञान। नाउ इनडिटर्मिनेट क्या होता है, कोई भी परसेप्शन इनडिटर्मिनेट होता है जब हम उसके फीचर्स को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, जैसे कि उसका कलर, शेप, साइज। जब सेंस ऑर्गन का ऑब्जेक्ट के साथ कांटेक्ट होता है तो हमें पता चल जाता है कौन सा ऑब्जेक्ट है। जो ऑब्जेक्ट खुद को रिवील नहीं कर पाता, वो खुद के लिए बोल नहीं पाता, बट हम उसको समझ लेते हैं, हम उसको पहचान लेते हैं कि वो ऑब्जेक्ट कौन से है। तो ये कैसे पॉसिबल है, जब हमें उस ऑब्जेक्ट का नॉलेज होगा। बट अगर हमें उस ऑब्जेक्ट का नॉलेज ही नहीं होगा और वो ऑब्जेक्ट अपने बारे में बता ही नहीं पा रहा है, तो हमें उसका परसेप्शन होना थोड़ा पॉसिबल नहीं है, और हम गलती भी कर सकते हैं उसको परसीव करने में। तो उसको बोलते हैं इनडिटर्मिनेट परसेप्शन। डिटर्मिनेट परसेप्शन क्या होता है, जब आपको ऑब्जेक्ट के बारे में पता है, उसका नेम पता है, कलर पता है, शेप पता है। जैसे कि आप कॉग्नाइज कर लेते हो कि ये ट्री है, ये मैन है, ये इंडिविजुअल है। ये कैसे पॉसिबल है, ये डिटर्मिनेट परसेप्शन से पॉसिबल है। अब रिकॉग्निशन क्या होता है, जब सेंस का कांटेक्ट होता है ऑब्जेक्ट के साथ और आप रिकॉल कर पाते हो कि ये चीज़ आपने पहले भी देखी है, तो इसको हम लोग बोलते हैं रिकॉग्निशन। जैसे कि कल आप किसी इंसान से मिलते हो, कोई न्यू स्ट्रेंजर, एंड वही सेम इंसान नेक्स्ट डे आप कुछ कोर्सेज ज्वाइन करते हो, वहाँ पे कोर्स में एज अ लेक्चरर या तो फिर एज अ स्टूडेंट वहाँ पे प्रेजेंट रहता है। देन यू कैन रिकॉग्नाइज कि ये सेम पर्सन है जिसको आप कल मिले थे। तो दिस इज कॉल्ड रिकॉग्निशन। ये तो रहा ऑर्डिनरी परसेप्शन की बात। अब करते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परसेप्शन की बात। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परसेप्शन, न्याय ने 3 प्रकार के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परसेप्शन को रिकॉग्नाइज किया है। पहला है सामान्य लक्षण, दूसरा है ज्ञान लक्षण एंड तीसरा है योगाजा। सामान्य लक्षण क्या होता है, जब आप सामान्य चीज़ों का परसेप्शन करते हैं, जैसे कि परसेप्शन ऑफ क्लासेस, लाइक यूनिवर्सल, लाइक अगर आप मैन को आइडेंटिफाई करना चाह रहे हैं, कोई पर्सन को आइडेंटिफाई करना चाह रहे हैं, तो उसको एज अ मैनहुड आइडेंटिफाई करेंगे। तो ये प्रकार का परसेप्शन होता है सामान्य लक्षण। दूसरा होता है ज्ञान लक्षण परसेप्शन, जब आप कॉम्प्लेक्स चीज़ों को समझने की कोशिश करते हो पर आपका सेंस ऑर्गन वो चीज़ को समझ नहीं पाता है, तो उसके लिए आप क्या करते हो, आप रिलेट करते हो कि आपने उसको पास्ट में देखा है कि नहीं देखा है, या वो पास्ट में कैसा होता था। जैसे कि आइस जो है वो कोल्ड महसूस होता है, जो फायर है वो हॉट महसूस होता है। अगर कोई पर्सन पास्ट में उसे एक्सपीरियंस किया है एज हॉट एंड कोल्ड, तो उसको समझ आएगा कि अभी भी अगर वो फायर या आइस को टच करने जाएगा तो उसको वैसे परसेप्शन होंगे। तो ये कहाँ से होता है, ये नॉलेज से होता है, हमें पास्ट नॉलेज, प्रीवियस नॉलेज से होता है। तो उसको हम लोग बोलते हैं ज्ञान लक्षण। तीसरा क्या होता है, योगाजा। योगाजा जो है ये एक्चुअली एक इंट्यूटिव परसेप्शन है, जहाँ पे आप मेडिटेशन के थ्रू ऑब्जेक्ट के बारे में, उसके पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर स्टेट के बारे में नॉलेज ला सकते हो। तो हमने यहाँ पे परसेप्शन का डेफिनेशन देखा कि परसेप्शन क्या होता है। तो सेंस ऑर्गन ऑब्जेक्ट के साथ कांटेक्ट करते हैं तो उसको परसेप्शन बोलते हैं। फिर हमने देखा परसेप्शन के टाइप्स होते हैं, ऑर्डिनरी परसेप्शन, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी में हमने देखा कि एक्सटर्नल परसेप्शन होता है, जो कि होता है आपके 5 सेंस ऑर्गन्स। इंटरनल परसेप्शन में होता है आपका माइंड। उसके बाद देखा कि ये जो परसेप्शन है, एक्सटर्नल परसेप्शन और इंटरनल परसेप्शन, 3 चीज़ों में डिवाइडेड है, डिटर्मिनेट, इनडिटर्मिनेट, रिकॉग्निशन। डिटर्मिनेट, जब आप कोई ऑब्जेक्ट को डिटरमाइन कर पाते हो, उसके बारे में जान पाते हो, तो उसको डिटर्मिनेट परसेप्शन बोला जाता है। और यदि आप कोई ऑब्जेक्ट के बारे में नहीं जान पा रहे हो, आपने उसे पहली बार देखा है, तो वो बोलते हैं इनडिटर्मिनेट परसेप्शन। रिकॉग्निशन क्या होता है, अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को रिकॉग्नाइज कर पा रहे हो थ्रू योर पास्ट मेमोरीज, तो उसको बोलते हैं रिकॉग्निशन।
तो यहाँ पे देखा जाए तो एक और एक परसेप्शन की बात हुई जिसको बोलते हैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी। एक्स्ट्राऑर्डिनरी मतलब तीन प्रकार के परसेप्शन आएंगे, सामान्य लक्षण, ज्ञान लक्षण, योगाजा। सामान्य लक्षण, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के आप क्लास को समझ पाए, उसकी कैटेगरी को समझ पाए, तो उसको बोलते हैं सामान्य लक्षण। ज्ञान लक्षण क्या होता है? जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट का नॉलेज उसे बिना टच के, बिना परसीव किए आप कर पाए, तो उसको बोलते हैं ज्ञान लक्षण। योगाजा क्या होता है? अगेन बिना परसेप्शन किए अगर आप ऑब्जेक्ट के बारे में जान लेते हैं थ्रू योर इंट्यूशन, थ्रू मेडिटेशन, थ्रू अवेयरनेस, तो उसको बोलते हैं योगाजा। न्याय फिलॉसफी का मानना है कि सेकंड सोर्सेस ऑफ वैलिड नॉलेज को बोलते हैं इन्फरेंस। इन्फ्रेंस को अनुमान भी बोलते हैं। तो अनु और मान दो शब्दों से ये वर्ड बना है। अनु का मतलब होता है आफ्टर एंड मान का मतलब होता है कॉग्निशन। मतलब परसेप्शन हो चुका है बट स्टिल आप उस ऑब्जेक्ट के बारे में नॉलेज फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हो, तो आप क्या करते हो? आप अनुमान लगाते हो, तो उसको बोलते हैं आफ्टर कॉग्निशन और इन्फरेंस। तो इन्फरेंस कैसे होता है? ये 3 सेंटेंस से बना होता है और इसमें जो 3 जो वर्ड्स होते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 3 सेंटेंस जो होते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये इसको बोलते हैं मेजर प्रीमाइस, माइनर प्रीमाइस एंड कंक्लूजन। इसमें 3 टर्म्स भी होता है, मेजर टर्म, माइनर टर्म एंड मिडिल टर्म। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे ऑल थिंग्स विच हैव स्मोक हैव फायर, ये हो गया मेजर प्रीमाइस। अब इसमें जो मेजर टर्म है वो है फायर। अब सेकेंड प्रीमाइस जो कि माइनर प्रीमाइस देखते हैं, दिस हिल हैज़ स्मोक। यहाँ पे जो माइनर टर्म है मतलब जिसके बारे में जो बात कर रहे हैं वो है हिल। अब कंक्लूजन के तौर पे देखते हैं, देयरफॉर दिस हिल हैज़ फायर। तो यहाँ पे कंक्लूजन में देखा जाए तो मेजर टर्म और माइनर टर्म दोनों है, बट यहाँ पे कोई ऐसा टर्म है जो कि आपके दोनों प्रीमाइसेस में अवेलेबल है, फर्स्ट एंड सेकंड प्रीमाइसेस। वो है आपका मिडिल टर्म जो कि बोलते हैं स्मोक। तो स्मोक हो गया मिडिल टर्म, फायर हो गया मेजर टर्म, हिल हो गया माइनर टर्म। कोई भी अनुमान के लिए हमें उसमें मेजर टर्म और माइनर टर्म के बीच का रिलेशन जानना इम्पॉर्टेंट है, यानी कि मिडिल टर्म को जानना जरूरी है। वो मिडिल टर्म को बोलते हैं व्याप्ति। सो नॉलेज हमें कैसे हो रहा है? यहाँ पे प्रीवियस नॉलेज के थ्रू हो रहा है। प्रीवियस नॉलेज में हमें कुछ साइंग या कुछ हिंट मिलता है प्रीवियस नॉलेज से, उसके बेसिस में हमें अभी का नॉलेज हो रहा है। तो जो साइंग होता है, मार्क होता है, उसको बोला जाता है हेतु। सो इसको समझना कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। इसमें आपको बस ये जानना है कि मेजर टर्म क्या होता है। तो मेजर टर्म को साध्य बोलते हैं और ये एग्जाम्पल में मेजर टर्म है फायर। फिर माइनर टर्म को पक्ष बोलते हैं। पक्ष जहाँ जिस प्लेस के बारे में बात की जा रही है, तो यहाँ पे किस प्लेस के बारे में बात की जा रही है? हिल। तो हिल इज द माइनर टर्म। फिर थर्ड क्या होता है? मिडिल टर्म। मिडिल टर्म क्या होता है? जो मेजर टर्म और माइनर टर्म को कनेक्ट करता है और कुछ मार्क दिखाता है कि वो साइन जो था, मार्क था, दोनों जगह पे अवेलेबल है, दोनों प्लेस में अवेलेबल है। मतलब हमने जो पास्ट में देखा वहाँ भी अवेलेबल है और जहाँ हम प्रेजेंट में देख रहे हैं वहाँ भी अवेलेबल है। तो उसको बोलते हैं हेतु। तो इन्फ्रेंस 2 प्रकार के होते हैं। जो खुद के लिए इन्फ्रेंस यूज़ होता है उसको बोलते हैं स्वार्थ अनुमान। जो दूसरों के लिए यूज़ होता है उसको बोलते हैं परार्थ अनुमान। अब मैं आपको बताती हूँ कि दूसरों के लिए यही सेम इन्फ्रेंस मैं कैसे यूज़ करूँगी। सो पहला एग्जाम्पल मैं बोलूँगी कि दिस हिल हैज़ फायर। सो आई एम एक्सप्लेनिंग कि ये हिल में आग लगी है। फिर मैं बोलूँगी क्योंकि यहाँ पे स्मोक है, बिकॉज देयर इज़ स्मोक। फिर मैं थर्ड बोलूँगी जहाँ जहाँ स्मोक रहता है वहाँ फायर होता है, वेयर एवर देयर इज स्मोक देयर इज फायर। फिर मैं आपको बताऊँगी कि क्योंकि ये यहाँ हिल में स्मोक है, दिस हिल हैज़ स्मोक, एंड देन अगेन द लास्ट द कंक्लूजन, देयरफॉर दिस हिल हैज़ फायर। तो यहाँ पे देखा जाए तो मिडिल टर्म जो है 3 बार आया है, इसलिए इसको तृतीय लिंग भी बोला जाता है, तृतीय लिंग परामर्श, राइट। तो यहाँ पे देखा जाए तो डिफरेंट अप्रोच था दूसरों को समझाने के लिए एंड खुद को समझाने के लिए। न्याय फिलॉसफी ने और भी बहुत इंपॉर्टेंट सोर्सेस ऑफ नॉलेज को यूज़ किया है जिसको बोलते हैं कंपैरिजन। कंपैरिजन भी एक वैलिड सोर्सेस ऑफ नॉलेज है। कंपैरिजन को बोलते हैं उपमान। उप और मान से ये उपमान बना है। उप का मतलब होता है सिमिलैरिटी, कुछ सिमिलर है। तो मान का मतलब अगेन होता है कॉग्निशन। तो उपमान एज अ सोर्सेस ऑफ नॉलेज जो है 2 शब्दों से बना है, उप एंड मान। अगर कोई इंसान
कोई स्क्वेरल या कुछ एनिमल देखता है जिसके कि फरी टेल है, स्ट्रिप्स है बॉडी में, और कुछ टाइम बाद जंगल में उसको ऐसा ही कोई एनिमल दिखता है, तो वो अपने फर्स्ट नॉलेज से ये बता सकता है कि ये जानवर भी वैसा ही है जो कि उसने देखा था। तो ये एक काइंड ऑफ कंपैरिजन में कहलाता है। बहुत सारे फिलोसोफर्स ने कंपैरिजन को एक्सेप्ट नहीं किया है, जैसे कि बुद्धिज़्म ने कंपैरिजन को एक्सेप्ट नहीं किया है, और बाकी की फ़िलॉसफी जैसे कि जैसे कि साम फिलॉसफी एंड वैशेषिक फिलॉसफी ये मानती है कि कंपैरिजन को हम इन्फ्रेंस में रिड्यूस कर सकते हैं। न्याय फिलॉसफी के अनुसार शब्द जो होता है, वर्बल टेस्टिमनी, वो फोर्थ और लास्ट सोर्सेस ऑफ वैलिड नॉलेज है। शब्द का मतलब होता है वर्बल नॉलेज, जो आपने कही सुनी बात है, रिलायबल पर्सन ने जो आपको बताया है, वो अगर आप उसका नॉलेज लेते हैं तो उसको बोलते हैं शब्द। तो शब्द भी बहुत सारे काइंड्स के होते हैं। पहला है दृष्टार्थ, जो आपको देखा है या किसी ने आपको पता है कि उसका राइटर कौन है, उसका ऑथर कौन है, वो शब्द किसने बोला है। फिर होता है अदृष्टार्थ, मतलब पता ही नहीं है कि उसको किसने लिखा है, किसने दिया है वो बात। फिर आता है लौकिक, मतलब जो लोगों के लिए है, और अलौकिक जो लोगों के लिए नहीं है। दृष्टांत को मैं और तरीके से समझा सकती हूँ, जैसे कि जो चीज़ आपको दिख रही है, टेबल हो गया, देन ग्रीन ग्रास हो गया, और सारी चीज़ें जो कि परसेप्टिबल है। देन अदृष्ट के लिए जो चीज़ें परसेप्टिबल नहीं है, जैसे कि ट्रुथ हो गया, वैल्यूज़ हो गए, ये सब चीज़ें जो है इम्परसेप्टिबल है। फिर लौकिक जो है, इट्स लाइक अ सेक्युलर वर्ड जो कि आपको वेदा में मिलेगा। अलौकिक, अलौकिक शब्द को आप डिवाइन भी बोल सकते हैं, जैसे कि मैंने बोला ये लोगों के लिए नहीं है, तो इट्स लाइक अ वैदिक, राइट। तो लौकिक शब्द क्या होता है, इट्स अ सेक्युलर, वेयर जो अलौकिक शब्द है वो डिवाइन होता है। वेदास जो है, ऐसा माना जाता है कि उसको गॉड ने बताया है, तो वैदिक टेस्टिमनी जो है डिवाइन है, परफेक्ट है। जो अलौकिक है, मतलब जो लोगों के लिए नहीं है, वो डिवाइन है और परफेक्ट है, राइट। अगर हम न्याय थ्योरी को थोड़ा सा और समझें तो वहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट आता है जिसको बोलते हैं थ्योरी ऑफ कॉजेशन। कॉजेशन होता क्या है, जब हम कॉज और इफ़ेक्ट का रिलेशन फाइंड आउट करते हैं तो उसको बोलते हैं कॉजेशन। कभी बोलते हैं कि जो कॉज है वो इफ़ेक्ट से पहले आया है, कभी हम बोलते हैं इफ़ेक्ट जो है वो कॉज के बाद आया है, राइट। तो न्याय थ्योरी का जो कॉजेशन है उसको बोलते हैं असत्य कार्यवाद, आरंभवाद। उनका मानना है कि जो इफ़ेक्ट है वो कॉज से आया है, और इफ़ेक्ट और कॉज सेम नहीं है। इफ़ेक्ट जो है वो नया प्रोडक्ट है जो कि एग्जिस्टेंस में आया है, और उसको पहले से ही कॉज में फाइंड आउट नहीं किया जा सकता है। उनका कहना है कि सारा प्रोडक्ट नया होता है। उनका कहना है कि जो पॉट है वो क्ले से बनता है, क्ले यहाँ पे कॉज है एंड पॉट इज़ द इफ़ेक्ट। नायिकास के अकॉर्डिंग पॉट जो है वो फ्रेश क्रिएशन है, नया बिगनिंग है, जो कि क्ले में पहले से एग्जिस्ट नहीं करता है। तो इसलिए इस थ्योरी को बोलते हैं असत्य कार्यवाद। सत्य कार्यवाद थ्योरी क्या है, जब हम कोई इफ़ेक्ट को कॉज में पहले से फिगर आउट कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं सत्य कार्यवाद। जैसे कि अगर बोला जाए कि कर्ड में पहले से ही दूध के पार्टिकल्स थे, तो दैट इज़ कॉल्ड इफेक्ट इज ऑलरेडी देयर, वॉज देयर इन द कॉज, तो उसको बोलेंगे सत्कार्यवाद। अब न्याय के कॉन्सेप्ट देखा जाए तो उन्होंने सेल्फ की बात की है, उन्होंने लिबरेशन की बात की है। सेल्फ के बारे में जब वो बोलते हैं तो बोलते हैं कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ इंडिविजुअल सेल्फ है यूनिवर्स में, और सब में एक परसेप्टिबल क्वालिटीज़ है लाइक प्लेजर, पेन एट्सेट्रा। उनका मानना है कि वो इटर्नल है और वो सब जगह पाए जाते हैं। तो न्याय के अनुसार सेल्फ जो है वो माइंड नहीं है, वो प्योर कॉन्शियसनेस नहीं है, बट ये एक कॉन्शियसनेस है जो कि इंडिविजुअल में प्रेजेंट रहता है। जो माइंड, वो बोलते हैं कि माइंड जो है एटॉमिक है और परसीव नहीं किया जा सकता है, और उसमें कोई परसेप्टिबल क्वालिटीज़ फाइंड आउट भी नहीं कर सकते हैं। पर जहाँ तक कॉन्शियसनेस की बात करें तो कॉन्शियसनेस इंडिविजुअल सेल्फ में है, बट वो सेल्फ से अलग है। तो कॉन्शियसनेस यहाँ पे सेल्फ नहीं होता है, सिर्फ उसकी एट्रीब्यूट होती है। ये एक एक्सीडेंटल एट्रीब्यूट है सेल्फ की। सेल्फ जो है ओरिजिनल है, पर कॉन्शियसनेस क्या होता है, कॉन्शियसनेस उसका एक एट्रीब्यूट होता है।
जब हम किसी सेंस ऑर्गन से किसी ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आते हैं तो वहाँ पे कॉन्शियसनेस की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, बिकॉज अगर सिर्फ सेंस ऑर्गन्स लिया जाए तो वो अकेले वर्क नहीं कर सकता, उसको वर्क कराने वाला यानी कि कॉन्शियसनेस होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो सेल्फ को यहाँ पे आई बोला जाता है, देन नोअर बोला जाता है। और आई के बारे में हमें कैसे नॉलेज होता है? इंटरनल परसेप्शन। क्योंकि सेल्फ के बारे में स्टडी कर रहे हैं तो ये जानना ज़रूरी है कि यहाँ पे सेल्फ बॉन्डेज में है और उसको लिब्रेशन चाहिए। लिब्रेशन का क्या मतलब होता है कि सारी काइंड ऑफ सफरिंग से, बॉन्डेज से उसको मुक्ति चाहिए। तो जब वो बॉडी के एसोसिएशन से, सेंस ऑर्गन के एसोसिएशन से फ्री हो जाता है, अटैचमेंट से हील हो जाता है, रिलीफ हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं कि वो सेल्फ लिब्रेट हो गया है। और शब्दों में कहा जाए तो लिबरेशन न्याय फिलॉसफी के लिए वो है जब हमारे कार्मिक चेन या कि लॉज ऑफ कर्मास हमारे लिए वर्क नहीं करते और हम कोई कार्मिक चेन में फंसे हुए नहीं रहते। जब बात करें गॉड की तो न्याय फिलॉसफी का मानना है कि गॉड जो है वो क्रिएटर है, सस्टेनर है और डिस्ट्रॉयर ऑफ द यूनिवर्स है। वो एफिशिएंट कॉज है बट वो मटेरियल कॉज नहीं होता है। मटेरियल कॉज का जो यूनिवर्स का है वो इटर्नल एटम्स है, अर्थ है, वाटर है, फायर है, एयर है। और जो गॉड है वो एक काइंड ऑफ एफिशिएंट कॉज है। उसके पास रियल नॉलेज है और वो ओमनी प्रेजेंट है और ओमनीशिएंट है। तो चलो यहाँ पे फटाफट हम रिवाइज कर लेते हैं। हमने देखा कि सेज गौतम जो है वो न्याय फिलॉसफी के फाउंडर है। ये जो न्याय स्कूल है वो वैलिड नॉलेज से डील करता है। तो यहाँ पे हमने देखा नॉलेज के बारे में। जब हम नॉलेज के बारे में स्टडी करते हैं तो उसको बोलते हैं एपिस्टेमोलॉजी, लाइक स्टडी ऑफ नॉलेज। तो यहाँ हमने देखा वैलिड नॉलेज के बारे में एंड इनवैलिड नॉलेज के बारे में। वैलिड नॉलेज जो है वो 4 सोर्सेस ऑफ नॉलेज में डिवाइडेड है: परसेप्शन, इन्फेरेंस, कंपैरिजन एंड वर्बल टेस्टिमनी। इनवैलिड नॉलेज में आता है मेमोरी, डाउट, एरर एंड तर्क। परसेप्शन क्या होता है? जब आपका सेंस ऑर्गन, माइंड, सेल्फ ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आता है तो उसको बोलते हैं परसेप्शन। परसेप्शन 2 प्रकार के होते हैं, ऑर्डिनरी एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी। इन्फ्रेंस क्या होता है? जब आप प्रीमाइसेस के बेसिस में कंक्लूजन या आर्ग्यूमेंट्स में उतरते हैं तो उसको बोलते हैं इन्फ्रेंस। तो मेजर प्रीमाइस होता है, माइनर प्रीमाइस होता है, कंक्लूजन होता है, और टर्म्स जैसे कि मेजर टर्म, माइनर टर्म और मिडिल टर्म होते हैं। फिर हमने देखा कंपैरिजन के बारे में। कंपैरिजन क्या होता है? जब आप किसी चीज़ को रिलेट करते हो, नेम और ऑब्जेक्ट को किसी पास नॉलेज से, तो उसको कंपैरिजन बोलते हैं। शब्द क्या होता है? वैलिड सोर्सेज ऑफ नॉलेज। और न्याय फिलॉसफी ने शब्द को 2 काइंड्स में डिवाइड किया है। एक तो हो गया दृष्टार्थ, अदृष्टार्थ, और दूसरा हो गया लौकिक, अलौकिक। फिर हमने कॉजेशन की थ्योरी देखा कि न्याय फिलॉसफी असत कार्यवाद को फॉलो करती है, जिसका मतलब होता है कि इफेक्ट जो है वो कॉज के जैसा सेम नहीं होता है और इफेक्ट एक नया क्रिएशन होता है। फिर हमने बात किया सेल्फ एंड लिबरेशन के बारे में। सेल्फ क्या होता है? बहुत सारे सेल्फ होते हैं और सेल्फ और कॉन्शियसनेस अलग अलग होता है। और सारी सफरिंग से निकलने के लिए सेल्फ कोशिश करता है कि वो बॉडीली अटैचमेंट वगैरह से निकल सके। और ये सफरिंग कैसे होता है? बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ कर्मा। फिर हमने देखा गॉड के बारे में। गॉड क्या है? क्रिएटर है, सस्टेनर है, डिस्ट्रॉयर है। और गॉड इज़ लाइक अ परफेक्शन। न्याय फिलॉसफी जो है वो गॉड के बारे में एक आर्ग्यूमेंट्स बताते हैं जिसको बोलते हैं कॉजल आर्ग्यूमेंट्स। ये भी बोलते हैं क्योंकि गॉड परफेक्ट बीइंग है और ह्यूमन इम्परफेक्ट बीइंग है, तो ह्यूमन के पास सारा नॉलेज होना इम्पॉसिबल है। इसलिए जितने भी नॉलेज है, जितने भी सोर्सेस है, वो सब गॉड को ही मालूम हो सकता है। थैंक यू सो मच एंड आई होप दिस दैट यू लाइक दिस एंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ न्याय फिलॉसफी।